कोई नहीं, ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टार्ट करते हैं। 1 घंटे में एग्जैक्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ फिनिश हो जाएगा, ठीक है। पूरा एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन है जो आपके ब्रेन में सेट करनी है मुझे। डेटा है मैक्सिमम, समझने वाला पार्ट सिर्फ एक ही है इसके अंदर। क्या? एक चीज, कहां पर? आप लास्ट में जब देखोगे, ठीक है, आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इन फर्टिलिटी, बस वो एक समझने वाला पार्ट है जो फ्लो डायग्राम में समझा देता हूं मैं, ठीक है। तो पहले देख लो फटाफट। अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो मैं जिस तरीके से मैंने बता रहा हूं, एनसीईआरटी की लाइन को ब्रेक किया है हमने, और जैसे क्वेश्चन बन रहे हैं आपके बोर्ड में और कहीं पर भी, वो सॉल्व होते जाएंगे। पहली डेफिनेशन आती है, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू WHO जो जिनेवा में सेंटर है, उसके अकॉर्डिंग 4 एस्पेक्ट हैं। अगर वो 4 एस्पेक्ट प्रॉपर हैं तो आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो। गोनेट्स आपके बेटर हैं, आप उससे हेल्दी नहीं है। आपका हेल्दी होना इन 4 एस्पेक्ट में, एक तो हमने बता ही दिया आपको, भाई फिजिकली आप हेल्दी हो, इट्स ओके, फिजिकली हेल्दी हो, इट्स ओके, पर साथ साथ में इमोशनली भी हेल्दी होने चाहिए, बिहेवियर से भी हेल्दी होने चाहिए, और सोशली भी हेल्दी होने चाहिए, तभी आप सही मायने में रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो। 4 एस्पेक्ट मैंने बताया, सबसे पहला है बिहेवियर से, सोशली, फिजिकली, ठीक है, और ठीक है इमोशनली भी आप हेल्दी हो, अपने सोच से भी हेल्दी हो, तभी आप रिप्रोडक्टिव हेल्दी हो अकॉर्डिंग टू WHO। इन चारों एस्पेक्ट पे क्वेश्चन आ जाता है, ये ध्यान रखना। व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ? अब बात आती है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक बहुत बड़ा टास्क क्यों है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या, और स्टार्टिंग में इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे तो उनको इसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पता ही नहीं है। तो भाई बच्चों की लाइन भी लग रही है और डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स, ठीक है, दोनों ही चीजें बहुत दिक्कत कंडीशंस हैं, क्योंकि भाई चाइना और इंडिया ये 2 ऐसे कंट्री थे जहां पर तेजी से पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है, ठीक है। तो इसको कंट्रोल में करने के लिए पूरी वर्ल्ड में इंडिया ही एक पहला कंट्री था जिसने एक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बनाया बड़े नेशनल लेवल पर, ठीक है। नेशनल लेवल पर कौन सा प्रोग्राम बनाया? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ठीक है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इनिशिएट किया था पूरी दुनिया में, एक पहला कंट्री था इंडिया। कब इनिशिएट किया था? 1951 में, ठीक है। इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री अमोंगेस्ट फर्स्ट कंट्री जिसने इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया। 3 जो मेन बातें वो ध्यान रखनी है। नंबर 1 रिप्रोडक्टिव हेल्थ 4 एस्पेक्ट, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटेजी, पहले पता होनी चाहिए प्रॉब्लम क्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। फिर इसके लिए स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी हम बताते हैं। तो पहले सबसे पहले क्या था भाई, पूरी दुनिया में इन वर्ल्ड में इंडिया फर्स्ट कंट्री था जिसके अंदर जिसने सबसे पहले इस प्रोग्राम को लॉन्च किया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को नेशनल लेवल पर। कब? 1951 में, ये क्वेश्चन बनेगा पहला। दूसरा, बाद में जाकर के इस प्रोग्राम को मॉडिफाई किया गया, इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ साथ चाइल्ड हेल्थ केयर भी जोड़ा गया, तो अब बन गया RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, मॉडिफिकेशन, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। अब बात थी कि इस प्रोग्राम में आता क्या है, इस प्रोग्राम का गोल क्या है, क्यों बनाया गवर्नमेंट ने यह प्रोग्राम और उसको क्यों मॉडिफाई किया, इसका मेन गोल क्या था, अब गोल समझ लो, ठीक है। तो गोल की बात करते हैं तो सबसे पहले इस प्रोग्राम में हमें करना क्या था, पहले अवेयरनेस, ठीक है। अवेयरनेस के लिए क्या क्या मीडियम चूज किए गए, ठीक है। आप बोलोगे ऑडियो, विजुअल, प्रिंट मीडिया, या गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओस। जैसे उस समय की बात कर रहा हूं तो उस समय ऑडियो विजुअल यानी रेडियो ट्रांजिस्टर होते थे, उसके थ्रू एडवर्टाइजमेंट होता था, ठीक है। विजुअल जब कोई किसी, ठीक है, कह सकते हो मूवीज देखने जाते थे लोग, तो वहां पर भी स्टार्टिंग में इनके ऐड दिए जाते थे, ये विजुअल हो गया। या टेलीविजन टीवी होती थी उस समय उन पे ऐड आते थे बहुत सारे, तो ये विजुअल हो गया। प्रिंट मीडिया, भाई न्यूज़पेपर में भी ये इनके ऐड निकलते थे, ये प्रिंट मीडिया हो गया। गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजीओस, ये भी बहुत सारे काम करते थे इनके क्या करने के लिए, इनके कह सकते हो एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो ये वो तरीका था जिसकी वजह से जो इनके ऑब्जेक्टिव थे, जिनका क्या करना था हमें भाई, उनको अच्छी तरीके से अवेयरनेस, आम इंसान को अवेयर करना था, क्योंकि इसके लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी थी, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले क्या है, जो इनके गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, उनको अवेयर करना, ठीक है, लोगों को अवेयर करना। और साथ साथ में इसकी अवेयरनेस के लिए किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है भाई, पेरेंट्स की बताई गई है, फ्रेंड्स की बताई गई है, टीचर्स की बताई गई है, और क्लोजली रिलेटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है। और इस प्रोग्राम में कहीं ना कहीं कहा गया है कि स्कूल्स को भी इंकरेज करना चाहिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने के लिए। सब पे पॉइंट है, ठीक है। तो क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं भाई, अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन एंड रिलेटेड एस्पेक्ट। अब अवेयरनेस के लिए क्या क्या यूज कर रहे हैं भाई हम,
अवेयरनेस की जब भी बात करेंगे तो यहां हम बात करने वाले हैं ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया। ये पहला क्वेश्चन यहां बनेगा, किस किस को यूज किया, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को यूज किया, ठीक है, पहली बात। इसके अलावा पेरेंट्स, क्लोजली रिलेटेड, टीचर्स एंड फ्रेंड्स, इनका रोल बताया इसके अंदर। और यहां स्कूल को भी क्या करना चाहिए, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड ऑल्सो भी इनकरेज्ड। ये तीन बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। पहला, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, मैं याद करा दूंगा पूरा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, समझ में आ गया पूरा एस्पेक्ट। दूसरा भाई इनकी, ठीक है, मेन जो इनका गोल है वो क्या था, एक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लॉन्च करना, जो इंडिया ने सबसे पहले लॉन्च किया 1951 में। बाद में इसको मॉडिफाई किया, ठीक है, किसमें भाई, रिप्रोडक्टिव के साथ साथ चाइल्ड हेल्थ केयर ऐड कर दिया, ठीक है। गोल क्या था इस प्रोग्राम का, इस प्रोग्राम का मेन गोल था अवेयरनेस। किससे भाई, जो भी इनका टारगेट था बताने वाला हूं आगे। अवेयरनेस के लिए क्या क्या मीडियम चूज किए, ऑडियो विजुअल प्रिंट, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पेरेंट्स, इन सब की रोल, और स्कूल्स का रोल। ये रोल था अवेयरनेस के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं प्रॉपर इंफॉर्मेशन किस चीज की देना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम में। हम इसमें जो इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं वो नंबर 1 है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की इंफॉर्मेशन। क्योंकि कई भाई किस एज पर, एडोलसेंस वाली एज पर, किस एज पर, एडोलसेंस वाली एज पर। एडोलसेंस समझते हो, वही प्यूबर्टी वाला टाइम, ठीक है, वही 12 साल 11 साल जब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, उनके अंदर चेंजेस होते हैं, यार हो क्या रहा है, ठीक है, तो जिसकी वजह से उनको अपने पराये लगने लगते हैं और पराये अपने लगने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हेजिटेट करते हैं हो क्या रहा है, समझ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो उस एडोलसेंस वाली स्टेज और उसमें होने वाले चेंजेस, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एजुकेशन, ठीक है, ये बहुत जरूरी था इस प्रोग्राम के अंदर। सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, बताना कि यार अगर सेफ और हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस नहीं होंगे, प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो एसटीडी हो सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जिनमें कई डिसीज तो क्यूरेबल ही नहीं है। एड्स जैसी खतरनाक प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, ये इनकी अवेयरनेस, ठीक है, इस बहुत जरूरी है। एडोलसेंस वाली स्टेज पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अवेयरनेस, ठीक है, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस की अवेयरनेस, ठीक है। भाई जो नहीं मानेंगे तो करेंगे तो कहीं ना कहीं एसटीडीज और एड्स जैसी प्रॉब्लम होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर उनको समझाना कि यार गलती हुई तो ये प्रॉब्लम एसटीडी भी हो सकती है और एड्स भी हो सकता है, इन सब की अवेयरनेस। तो अवेयरनेस की जब बात आती है तो इन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई अवेयरनेस के लिए, पूरी कहानी है, समझना है, वो कहानी सुननी है। इस प्रोग्राम की स्ट्रेटजी क्या थी, तो इन्होंने 2 लोगों को चूज किया। एक तो, ठीक है, फर्टाइल कपल, भाई फर्टाइल एज में हो चुके हैं, ठीक है, शादी हो चुकी है, ठीक है, या जिनकी अभी मैरिजेबल एज ग्रुप के लोग हैं, शादी होने वाली है, ऐसे लोगों को चूज करो भाई इन सब चीजों की अवेयरनेस के लिए, ठीक है, क्योंकि यही आगे जाकर के पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाले हैं, ठीक है भाई। इन 2 को चूज कर लिया, स्पेशली फर्टाइल कपल को चूज किया हमने यहां पर, और मैरिजेबल एज ग्रुप को चूज कर लिया हमने, ठीक है भाई। अब किस चीज की अब इनको एजुकेशन देनी है इन लोगों को, इस स्टेज पर आकर के, स्कूल में नहीं, इस स्टेज पर आकर के। भाई मार्केट में कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस अवेलेबल हैं, ठीक है, तो सबसे पहले अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस क्या क्या है मार्केट में। केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, भाई प्रेगनेंसी का केस आएगा, मदर का तो केयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस समय अगर केयर नहीं करी तो फीटस को भी नुकसान है और मदर को भी नुकसान है, ठीक है, वो बहुत जरूरी है, 9 मंथ की केयर। और आफ्टर बर्थ पोस्ट नेटल केयर, वो तो और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उस समय मदर को और फीटस को बहुत सारी प्रॉब्लम, फीटस के केस में भाई क्वाशर कोर, मैरास्मस, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है मतलब आफ्टर बर्थ, ठीक है। और मदर को भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसका समय भाई जब बेबी यूट्रस के अंदर होता है तो वो पैरासाइट की तरह होता है, मदर का इम्यून सिस्टम बिल्कुल सप्रेस हो जाता है, तो मदर को भी बहुत सारी रिकवरी में आप कह सकते हो 6 मंथ से लेकर के 1 ईयर तक लग जाता है, ठीक है, रिकवर होने में, ठीक है। तो पोस्ट नेटल केयर बहुत जरूरी है। और ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस, क्योंकि अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर ने नहीं कराई तो बेबी का इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, क्योंकि जो मदर का फर्स्ट मिल्क कोलेस्ट्रम होता है उसमें आईजी एंटीबॉडी होती है, वो कहीं ना कहीं फीटस को, ठीक है, पैसिव इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड कराती है, पैसिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। और साथ साथ में कहीं ऐसा ना हो उनकी चाहत हो यार लड़का हो जाए, 2 लड़कियां हो गई, फिर एक लड़के की चाहत में एक और लड़की, फिर लड़के की चाहत में एक और लड़की, तो लाइन लगाते जा रहे हैं, ठीक है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी दो भाई, मेल चाइल्ड हो फीमेल चाइल्ड दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो क्या जरूरत है लड़का हो या लड़की हो, भाई 2 चाइल्ड हैं, इट्स सफिशिएंट, ठीक है, समझ रहे हो ना।
तो इसकी इंपॉर्टेंस बताना, क्यों लड़का होगा तब भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, लड़की होगी तो भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, तो क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी दोनों के लिए, और दोनों ही आगे जाकर के डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। तो ये 3-4 चीजों की अवेयरनेस बहुत जरूरी थी, ठीक है, बहुत जरूरी थी। और साथ साथ में अगर मान लो आप इनको ये भी बताया जाए कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, तो अर्थ पर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जिस तरीके से हो रहा है उस तरीके से तो सब बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, जीवन ही खत्म हो जाएगा। और सोशल एवल लाइक सेक्स एब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम, जो छोटे बच्चों को पूरा, जैसे आपने सुना भी होगा, ठीक है, बैड टच गुड टच, जो बच्चों को एक तरीके चला था, तो इस टाइप का, ठीक है, उनकी नॉलेज देना कि यार किस किस तरीके से, ठीक है, बच्चों के संग या कहीं, ठीक है, एब्यूज और क्राइम होने की प्रोबेबिलिटी, उसकी एजुकेशन। तो समझ में आ गया, फिर से बोल रहा हूं मैं, किनको चूज किया इसके लिए, मैरिजेबल एज ग्रुप और फर्टाइल कपल को। क्या एजुकेशन देनी है उनको, भाई पहले बताना है कि कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस मार्केट में अवेलेबल हैं और गवर्नमेंट कौन कौन से फ्री दे रही है, ध्यान रखो, गलती नहीं करना है, ठीक है। और क्या करना है कि कल को आप बेबी कंसीव करोगे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि किस तरीके से आपको केयर करनी है, मतलब मदर की पूरी केयर, ठीक है, ड्यूरिंग, मतलब केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर की केयर कैसे होगी, ठीक है। और पोस्ट नेटल केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है बेबी के लिए, पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। भाई मेल और फीमेल चाइल्ड को इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, जरूरी है ये, ठीक है, इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए, ठीक है। और साथ साथ में मैंने बताया, ठीक है, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है या सेक्स एब्यूज, उससे रिलेटेड भी, ठीक है, इंफॉर्मेशन अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो ये इसका गोल था। अच्छा, इस गोल को पूरा करने के लिए, स्ट्रेटेजी को पूरा करने के लिए इनका क्या, इन्होंने क्या सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन किया। अब इनके जो गोल थे उसमें सबसे पहले इनको क्या करना था, ग्रामीण क्षेत्र भी टारगेट किए, तो ग्रामीण क्षेत्र में एक बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था, अभी पहले नहीं थे इतने, ठीक है। तो सबसे पहला क्या था भाई, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप करना, हॉस्पिटल्स बनाने, कि खाली हॉस्पिटल से काम बन जाएगा ना, वहां पर प्रोफेशनल एक्सपर्टीज का होना, भाई डॉक्टर ही नहीं है तो हॉस्पिटल का क्या करोगे, ठीक है, डॉक्टर्स का होना बहुत जरूरी है, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज का होना वहां बहुत जरूरी है। और साथ में भाई मानो डॉक्टर्स भी हैं, हॉस्पिटल भी है, पर मटेरियल सपोर्ट ही नहीं है, ना वेंटिलेटर है, ना कुछ सीजे हैं, ना ड्रग्स है, तो क्या ट्रीटमेंट चलेगा। तो मटेरियल सपोर्ट, ये 3 चीजें बहुत जरूरी थी, जो हर गांव में पहुंचाई गई इस प्रोग्राम के तहत, ठीक है। यानी ये था सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन इस प्रोग्राम का, बहुत बढ़िया तरीके से। जिससे क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई भाई, प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी, सॉल्व हुई, डिलीवरी, एसटीडी, एबॉर्शन, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल साइकिल और इनफर्टिलिटी जैसी ढेर सारी प्रॉब्लम उन ग्रामीण क्षेत्रों में थी जो सॉल्व हुई। क्या प्रोग्राम इतना ही था ना, इस प्रोग्राम में और भी बहुत सारी चीजें ऐड की गई। क्या क्या, इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्या, बेटर टेक्निक्स, कोई खाली इतने से काम नहीं चलेगा जब तक कि आप बेहतरीन टेक्निक्स ना डेवलप करो, ठीक है। तो यहां पर एक तो बेहतरीन टेक्निक डेवलप करने का इंप्लीमेंटेशन था, दूसरा यहां पर एक मैसिव, मतलब बड़े लेवल पर, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी का इम्यूनाइजेशन जो गवर्नमेंट ने बड़ा तगड़े पे चलाया, पोलियो अभियान और बहुत सारे, ठीक है, सारे बेसिक जितने भी वैक्सीन होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कराए गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर हर बच्चों के लिए। तो एक बड़े लेवल पर इम्यूनाइजेशन भी इस प्रोग्राम का अंडर में आता है, ठीक है। अब टेक्निक की बात करते हैं तो क्या क्या, एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस, ठीक है, एक बेहतरीन टेक्निक डिस्कवर की। इस टेक्निक में हम करते क्या है, अगर मैं एमनियोसेंटेसिस की बात करता हूं, ठीक है, एमनियोसेंटेसिस की बात करता हूं तो हम करते क्या है, एमनियोसेंटेसिस में जब बेबी यूट्रस में होता है तो उस फ्लूइड को एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड, समझना, एमनियोटिक फ्लूइड। और आप जानते हो बेबी के डेवलपमेंट के टाइम पर एमनियोटिक फ्लूइड में बेबी के सेल्स पड़े हुए होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस एमनियोटिक फ्लूइड में इस एमनियोटिक सेल को सक कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। अब इन एमनियोटिक सेल्स में हम क्या करते हैं, स्टडी। इन एमनियोटिक सेल्स में क्या होंगे, क्रोमोसोम 44 प्लस XY क्रोमोसोम होंगे, मतलब 46। अब इन 46 क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं, क्या बेबी एबनॉर्मल तो नहीं है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, पर साथ साथ में X और Y क्रोमोसोम की डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये तरीका है, ये हम क्यों यूज करते हैं भाई, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारे फीटस एबनॉर्मल भी हो सकते हैं, तो नेचर गवर्नमेंट चाहती है कि एबनॉर्मल फीटस को बर्थ देने से अच्छा उसकी MTP करा दी जाए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब उसकी समझ एबॉर्शन करा दिया जाए, बेटर है, क्योंकि बेबी एबनॉर्मल ना हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत सारे केस हैं, तो इसमें हमने एमनियोसेंटेसिस डेवलप की। इसमें हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एमनियोटिक फ्लूइड में क्रोमोसोमल टेस्ट करते हैं, टेस्ट फॉर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, यानी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज
और फीटल के अंदर कोई भी इंफेक्शंस इस फ्लूइड से आइडेंटिफाई हो जाता है। क्लियर है? इसको एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। पर इसका मिसयूज क्या हुआ समझाता हूं मैं, ठीक है। कंडीशन आपको ये भी पूछा जाता है कौन कौन से क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम हुआ, जैसे हीमोफीलिया हुआ, क्रोमोसोमल है, सीकल सेल एनीमिया बहुत कॉमन है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बहुत कॉमन है, ऑल आर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस एमनियोसेंटेसिस से। मिसयूज क्या हुआ इसका? सबसे ज्यादा मिसयूज ही हुआ क्या भाई, पेरेंट्स को आइडेंटिफाई हो गया कि यार इससे तो सेक्स क्रोमोसोम भी पता कर सकते हैं भाई, बच्चा मेल है फीमेल, यूट्रस में मालूम पड़ जाएगा इनिशियल फेज में, ठीक है। तो उस समय क्या था, फीमेल बेबी को नहीं लोग चाहते थे, तो फीमेल फीटिसाइड के केस बढ़ गए। तो इसका मिसयूज क्या हुआ, मिसयूज ध्यान रखना, जितने भी ठीक है नॉर्मल फीमेल फीटस थे उनकी डेथ, इसको फीमेल फीटिसाइड, जिसका मिसयूज था एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। समझना मेरी, मिसयूज बनाया नहीं गया सेक्स डिटरमिनेशन के लिए, बनाया गया तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, पर मिसयूज क्या था वो समझ में आ गया आपको। चलो ठीक है, मिसयूज क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि एमनियोसेंटेसिस किस वीक में करना बेटर है, सबसे बेटर, तो साफ साफ लिख दिया है 14 to 18 वीक ये सेफ है, ठीक है। द टेस्ट यूजली डन एट 14 to 18 वीक ऑफ जेस्ट्रेशन पीरियड, ये बेस्ट है। इसके बाद करते हो तो रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो अब जब हम बात कर रहे हैं कि क्या यहां पर एक बेटर टेक्निक डेवलपमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट ने एक तो एमनियोसेंटेसिस डेवलप कर ली जिससे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। पर उसका मिसयूज फीमेल फीटिसाइड का केस हुआ, ठीक है, सेक्स डिटरमिनेशन, क्लियर है बिल्कुल, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड से हम सेल को सक करके क्रोमोसोम का नंबर या एबनॉर्मलिटीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड, हमने मैसिव इम्यूनाइजेशन, बड़े लेवल पे इम्यूनाइजेशन किया और एक ड्रग और डेवलप की इसी प्रोग्राम के अंडर में ही आती है सहेली, क्योंकि उस समय कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का बड़ा वो था पर बहुत साइड इफेक्ट थे क्योंकि वो सब स्टेरॉइडल थे। तब अपने ही इंडिया में यूपी में CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट जो लखनऊ में है, वहां साइंटिस्टों ने एक नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव डेवलप की। नॉन स्टेरॉइडल का मतलब है उसमें कोई भी सेक्स हार्मोन नहीं था, लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, कोई भी सेक्स हार्मोन नहीं था, विदाउट सेक्स हार्मोन। नाम क्या था उसका, सहेली, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सहेली की अगर बात करते हैं तो उस पर कई क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में साफ साफ दे रखा है सहेली के बारे में, दो जगह दे रखा है। तो एक तो इसको कैसे लेते हैं, कह सकते हो उसको वीकली, मतलब लिख देता हूं मैं, यूज्ड इन अ वीक, वीकली टैबलेट है, पहली बात। दूसरा ये क्या है, नॉन स्टेरॉइडल है, नॉन स्टेरॉइडल। तो क्या होता है इसमें नॉन स्टेरॉइडल, नॉन स्टेरॉइडल का मतलब है इसके अंदर होता है, इसमें होता है सेंट क्रोमिन। भाई क्या काम करता है सेंट क्रोमिन, समझाता हूं। सेंट क्रोमिन पहले बेसिक बात पता होनी चाहिए, नॉर्मल केस में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का काम क्या होता है आप जानते हो, यूट्रस की मेम्ब्रेन, यूट्रस की जो मेम्ब्रेन होती है एंडोमेट्रियम, तो एंडोमेट्रियम के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, रिसेप्टर्स, एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स। तो एस्ट्रोजन जब रिसेप्टर से बाइंड करता है तो ऑटोमेटिकली एंडोमेट्रियम की क्या स्टार्ट हो जाती है, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। समझना, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। तो एस्ट्रोजन क्या काम कराता है, ये थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। तो एस्ट्रोजन रिसेप्टर से बाइंड करेगा, ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स हैं, तो एस्ट्रोजन रिसेप्टर से बाइंड करता है जिसकी वजह से थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, यही काम होता है एस्ट्रोजन का।
तो सेंटक्रोमन क्या करता है, ये इसका मैकेनिज्म देख लो, मैकेनिज्म करता क्या है ये अब समझ में आ जाएगा। मॉड्यूलेशन ऑफ एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स। एस्ट्रोजन रिसेप्टर को मॉड्यूलेट कर देगा। अगर एस्ट्रोजन रिसेप्टर ही मॉड्यूलेट हो जाएंगे तो क्या एस्ट्रोजन बाइंड करेगा? नहीं करेगा। तो क्या थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम होगी? नहीं होगी। अगर एंडोमेट्रियम की थिकनिंग नहीं होगी तो क्या आपको लगता है इंप्लांटेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मतलब ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। कितना बढ़िया है इसका सब कंसेप्ट। पहले जो गोलियां आती थी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बेटा, उनको डेली लिया जाता था, डेली के नाम से भी आती थी, ठीक है, और स्टेरॉयडल होती थी, ढेर सारे साइड इफेक्ट। तो यहां क्या किया, इस सहेली टैबलेट को डेवलप किया, यूज्ड इन अ वीक, हफ्ते में एक बार लेना है, नॉन स्टेरॉयडल है, बहुत बढ़िया, जो इंप्लांटेशन को रोक रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सेंटक्रोमन है जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर को मॉड्यूलेट करता है, तो एस्ट्रोजन बाइंड नहीं हो पाएगा, तो थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम नहीं होगी, यानी सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है, ठीक है। तो इसको बनाया था CDRI जो इसी प्रोग्राम में आता है, ठीक है। तो ये सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन कंप्लीट हो गया। तो ये था सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस RCH यानी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो एक बात क्लियर हो गई, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्लियर हो रही है। पहली बात की हमने कि अकॉर्डिंग टू WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? ब्रेन में सेट। फिर हमने बात की फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम सबसे पहले इंडिया ने लॉन्च किया 1951 में, ठीक है, जो आगे जाकर के मॉडिफाइड हुआ RCH में। उसका गोल क्या था? अवेयरनेस। अवेयरनेस में किस किस का पार्टिसिपेशन है? एकदम क्लियर है। मेन पॉइंट्स क्या थे जो अवेयरनेस के लिए, वो भी मैंने क्लियर कर दिए, ठीक है। इसके लिए स्ट्रेटेजी क्या बनाई गई? 2 टाइप के लोगों को सिलेक्ट किया, उनके सारे पॉइंट मैंने समझा दिए, ठीक है। फिर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या काम किया? 3 काम किए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, फैसिलिटीज डेवलप की, मेटेरियल सपोर्ट प्रोवाइड कराई गई, ठीक है। क्या इतने सफिशिएंट था? नो। फिर क्या किया? टेक्निक्स का इंप्लीमेंटेशन किया, मैसिव बड़े लेवल पर इम्यूनाइजेशन कराया, जिसमें 2 बातें की उन्होंने। एक काम क्या किया इन्होंने? एमनियोसेंटेसिस डिस्कवर किया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, और साथ में क्या काम किया इन्होंने सहेली को डेवलप किया, ठीक है, लखनऊ CDRI, ठीक है, जो नॉन स्टेरॉयडल है, इंप्लांटेशन को रोकती है, नंबर 2, ठीक है, वीकली है, ठीक है, यूज्ड इन अ वीक, सिर्फ वीक, एक वीक में एक बार ले रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब बात करें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की जब भी बात आती है तो पहले पता होनी चाहिए पॉपुलेशन होती क्या है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज, कभी देखा होगा ना भाई पॉपुलेशन क्या है? भाई किसकी पॉपुलेशन पूछ रहे हो? गधे की, घोड़े की, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो आपको स्पीसीज के बारे में, पॉपुलेशन में स्पीसीज पहले आता है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज, पहला पॉइंट क्या आ गया? स्पीसीज। दूसरा क्या आ गया? इन अ गिविंग एरिया, भाई आगरे की पॉपुलेशन, मेरठ की पॉपुलेशन, दिल्ली की पॉपुलेशन, ठीक है, पटना की पॉपुलेशन, समझ रहे हो ना मेरी बात, जयपुर की पॉपुलेशन। तो किसकी पॉपुलेशन? आपको प्लेस भी पता होना चाहिए, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम, भाई 2 साल पहले की या आज की स्थिति, या समझ रहे हैं मेरी बात, समय। तो किसी भी पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए 3 बातें पता होनी चाहिए, एक स्पीसीज, ठीक है, नंबर 2 टाइम, नंबर 3, ठीक है, कि भाई, ठीक है, एरिया, किस एरिया की बात कर रहे हो, ठीक है, और पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आप बस नॉर्मल याद रख लेना, 11 जुलाई होता है। डेमोग्राफी एनसीईआरटी में दे रखा है, जब भी हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो उसमें डेमोग्राफी की बात करते हैं, पूरा स्टडी ऑफ पॉपुलेशन सब कुछ डेमोग्राफी में आता है। लेटेस्ट डेटा मैंने ऐड कर दिया है जो एनसीईआरटी में अब ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेटेस्ट जो अभी जनगणना सेंसस हुई है वो अभी अप्रैल 2021, हर 10 साल बाद होती है। अकॉर्डिंग टू दिस अभी क्या है इंडिया की पॉपुलेशन? 1.38 बिलियन, 1.38 बिलियन, ये याद कर लो, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन क्या बोलते हैं इसको? सेंसस बोलते हैं, जो हर 10 सालों में एक बार होती है, ठीक है, हर 10 सालों में। पहली हुई थी 1872 में, लास्ट हुई है 2011 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, पर अपडेट हो जाएगा। अब अपडेट क्या हो जाएगा, कब हुई है? 221, लेटेस्ट कब हुई है? 221, ठीक है भाई।
2021 2021 में अभी लेटेस्ट हुई है, ये आपको पता है, उसके अकॉर्डिंग मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जनरल डेटा, आपको याद रखना पड़ेगा, वर्ल्ड पॉपुलेशन का कंपेयर आप इंडियन पॉपुलेशन से करोगे, ठीक है, सेंसस के अकॉर्डिंग। अगर मैं यहां बात करता हूं 2000, यही बस इंपोर्टेंट ध्यान रखना, 2000 सेंसस के हिसाब से वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी, 6 बिलियन। अगर मैं इसके हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन देखता हूं, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 1 बिलियन। अब सोचो 2000 में 2000 के अंदर वर्ल्ड की पॉपुलेशन 6 बिलियन है और अकेले इंडिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन है। यानी कह सकते हो दुनिया में हर 6th पर्सन, छठवां इंसान इंडियन है, ठीक है। तो ये आता है, क्वेश्चन आया हुआ है, रेशियो ऑफ वर्ल्ड एंड इंडियन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2001 या 2000, एक ही बात है, ठीक है। डेटा कहीं कुछ ऐसे दे रखा है, सेंसस के हिसाब से कितना है, आप बोलोगे 6:1 का रेशियो है, अकॉर्डिंग टू सेंसस, ध्यान रखना है किस सेंसस के हिसाब से, ठीक है। तो एवरी 6 पर्सन इन द वर्ल्ड कैसा है बेटा, इंडियन है, इंडियन है, क्लियर है बिल्कुल। ये दो डेटा आप याद रख लो, सफिशिएंट है। अब ये एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा दे रखा है और पूछा भी जाता है, एनसीईआरटी साफ साफ बोलती है अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है और अकॉर्डिंग टू 2011 ग्रोथ रेट क्या है, और अब 2021 के हिसाब से नई जो नेक्स्ट ईयर एनसीईआरटी आएगी उसमें आ जाएगी, ये वाली डेटा स्टार्ट हो जाएगा। 2001 के हिसाब से जो ग्रोथ रेट है 1.57% है, समझ रहे हो ना मेरी बात, और लेटेस्ट ग्रोथ रेट बड़ी है, बस लेख रखा है लेस देन 2%, पर यहां लगभग 2% ही है, क्योंकि यहां के हिसाब से देखोगे तो एक साल के अंदर 1000 लोगों के अंदर 17 नए लोग आ रहे हैं। अब क्या दे रहे हैं, ये एक साल के अंदर 1000 लोगों में 20 नए लोग आ रहे हैं, मतलब इंक्रीज हो रहे हैं। तो देखा जाए पहले से तो यार ग्रोथ रेट बढ़ा है, ठीक है, आप समझ रहे हो, ग्रोथ रेट बढ़ा है, ठीक है। अगर कंपैरिजन करोगे तो ये है, दोनों में डेटा आता है अकॉर्डिंग टू 2001 और अकॉर्डिंग टू 2011 के हिसाब से ग्रोथ रेट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो आप बता पाओगे, ठीक है। फाइनली हम बात करते हैं रीजन क्या है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन मिलते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, भाई क्या रीजन है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ी है, फैसिलिटीज बढ़ी हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ रेट कम हुई, ठीक है। मैटरनल, ठीक है, डेथ रेट कम हुई है, ठीक है, आप कह सकते हो डेथ रेट कम हुई है, बढ़ी है, कम हुई है, कम हुई है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, पहले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर की डेथ रेट बहुत ज्यादा थी, अब कम हो गई है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम हुई है, समझ रहे हो, ये सब चीजें कम हो रही है तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगी ना। तो ये वो कॉज हैं जो रैपिड, समझ रहे हो, रैपिड डिक्लाइन इनके अंदर कमी होने की वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, और साथ साथ में इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज समझते हो ना, स्पेशली वही 14 से लेकर के वही 45 साल, भाई 14 to 45 ईयर के जो लोग होते हैं ये रिप्रोडक्टिव एज है, ठीक है। फीमेल्स में स्पेशली काउंट किए जाते हैं, क्योंकि 14 ईयर से मान के चलो बेबी कंसीव कर सकते हैं, और 45 मेनोपॉज, तो ये वो एज है, वो रिप्रोडक्टिव एज है। इस एज के लोग इंडिया में ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं, तो ये भी बहुत बड़ा कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, ठीक है। एक तो समझ में आ गया, रैपिड डिक्लाइन इन दिस, और इस एज के लोगों की संख्या का ज्यादा होना, ये रीजन है किसका, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन था पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिपेंड, ये क्वेश्चन बहुत आता है, किस पर डिपेंड करती है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, भाई सबसे पहले तो मोर्टेलिटी रेट, बर्थ रेट पे पता होनी चाहिए, बर्थ रेट, ठीक है, बर्थ रेट ज्यादा है या कम, अगर बर्थ रेट कम है तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मेंटेन है, अगर बर्थ रेट ज्यादा है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ेगी, ठीक है। डेथ रेट, मोर्टेलिटी रेट, भाई डेथ रेट अगर कम हो रही है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, डेथ रेट बढ़ रही है तो पॉपुलेशन कम होगी, ठीक है। भाई माइग्रेशन, ठीक है, माइग्रेशन आप समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है। एमिग्रेशन, ठीक है, एमिग्रेशन और इमिग्रेशन, समझना, एमिग्रेशन और इमिग्रेशन, ठीक है। अगर किसी पॉपुलेशन में कुछ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप समझना मेरी बात, सपोज कहीं की पॉपुलेशन पर्टिकुलर कोई भी है, जैसे 10 11 कुछ भी रख लो, कुछ लोग उसमें ऐड हो जाते हैं, ठीक है। आई मतलब इन मतलब आना, और एग्जॉट से याद रखना जाना, ठीक है। ई एमिग्रेशन जाना, एमिग्रेशन आना, ठीक है, ई जाना, इन मन आना, ठीक है। तो यदि कुछ मेंबर्स जा रहे हैं, कुछ मेंबर्स आ रहे हैं, तो पॉपुलेशन पर सीधा इफेक्ट पड़ने वाला है, यानी माइग्रेशन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पर सीधा इफेक्ट डालता है। तो बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन तो इफेक्ट डाल ही रहा है, साथ साथ में ध्यान रखना है एज एंड सेक्स रेशियो,
इस पर तो असर पड़ता ही है, ठीक है। अब देखो, अगर रिप्रोडक्टिव एज के लोग ज्यादा हैं, आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात, जैसे मैं इसको भी समझा ही देता हूं। जैसे मानो एक पॉपुलेशन है, दूसरी पॉपुलेशन है, देखो अगर किसी भी पॉपुलेशन के अंदर कुछ मेंबर्स एंटर करते हैं, इमिग्रेशन होता है तो ग्रोथ रेट बढ़ेगी, ठीक है। और अगर निकलते हैं तो ग्रोथ रेट कम होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। जो समझ में आ गया। एज और सेक्स रेशियो, अब एज में बात करते हैं तो दो समझना मेरी बात, तो प्री रिप्रोडक्टिव एज होती है और रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव एज याद रखो कौन सी होती है, वही 14 से 14 टू अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो 44 45, 15 टू 44 दे रखा है, कोई नहीं, इन्हीं के हिसाब से कर देते हैं, वही 15 टू 44 ईयर की जो एज होती है, ये रिप्रोडक्टिव एज वाली ईयर है। इससे ऊपर जाओगे तो प्री रिप्रोडक्टिव एज के लोग आएंगे, इससे नीचे जाओगे तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव। भाई इनका बढ़ना कोई फर्क नहीं पड़ता। चाइना के अंदर इस समय पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज के लोग ज्यादा हैं, पर इंडिया के अंदर रिप्रोडक्टिव एज के लोग ज्यादा हैं, जो इसलिए डेंजरस कंडीशन है। और उसमें भी सेक्स रेशियो, अगर मेल में फीमेल ज्यादा हो जाएंगे, समझना, तो ज्यादा डेंजरस कंडीशन है। कोई बेबी कंसीव फीमेल करती है, मेल नहीं करता, ठीक है। तो इसीलिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द नंबर ऑफ फीमेल इंडिविजुअल इन एक्टिव रिप्रोडक्टिव एज इन्फ्लुएंस द बर्थ रेट। तो ये ध्यान रखना, मेल में और फीमेल में भी, जो फीमेल होती है वो बर्थ रेट को इन्फ्लुएंस कर सकती है, ठीक है। तो एक तो एज का पता होना चाहिए और सेक्स रेशियो क्या अंतर है, तो ये सीधे सीधे इफेक्ट डालता है। अब ये एनसीईआरटी के लाइन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि, ठीक है, समझना, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम जो रन किया है गवर्नमेंट ने, अगर उसके हिसाब से देखा जाए, ठीक है, डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बट इट वाज ओनली मार्जिनल। भाई अकॉर्डिंग टू ये लोग कह रहे हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पहले से कम हुई है, नो डाउट थोड़ा बहुत रेट पे अंतर पड़ा है, ठीक है, रेट पे अंतर पड़ा है, टाइम के अंदर जो तेजी से समझ रहे बढ़ रही थी वो उतनी नहीं बढ़ रही, अब स्लो हुई है कंपेरेटिव पहले से, पर बढ़ रही है, समझ रहे हो ना मेरी बात। पर जो कम हुई है वो बहुत ज्यादा कम नहीं हुई, मार्जिनल, बहुत, मतलब समझना मेरी बात, ये लाइन पूछी गई जाती है, इट वाज ओनली मार्जिनल। मार्जिनल है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है इसके अंदर, ठीक है। तो एक बार समझ में आ गया। अब फाइनली बात करते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल स्टेट क्या है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल स्टेट का मतलब है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जीरो हो जाना, ठीक है, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अगर बर्थ रेट डेथ रेट बराबर हो जाए तो भाई डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल स्टेट आ गई, ठीक है। या बर्थ रेट, इमिग्रेशन, डेथ रेट, ठीक है, एमिग्रेशन, ये अगर बराबर हो जाते हैं तो क्या है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल स्टेट आ जाएगी, जीरो ग्रोथ रेट हो जाएगी, ठीक है। बर्थ रेट ज्यादा हो सकती है डेथ रेट से, अगर ज्यादा होती है तो पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर बर्थ रेट कम होती है डेथ रेट से, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। आप समझ रहे हो ना, कुछ जनरल टर्म्स हैं जो बता दिए मैंने। तो यहां तक समझ में आया, ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात हुई। तो दो बातें की हमने, ठीक है, एक आरसीएच प्रोग्राम क्या था, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, उसके लिए, ठीक है, हमने स्ट्रेटजी क्या यूज की, और सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या काम किए, ठीक है। सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब डेवलप किया, साथ में हमने इसमें टेक्निक्स डेवलप की। टेक्निक्स के अंदर हमने इम्यूनाइजेशन, एमनियोसेंटेसिस और सहेली, एक बेहतरीन कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, कह सकते हो, एक ड्रग्स थी, ठीक है, पिल्स थी जो नॉन स्टेरॉयडल थी, CDRI लखनऊ ने डेवलप की थी। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात करते हैं तो दो तीन बातें पता होनी चाहिए। पॉपुलेशन को काउंट करने का जो मैकेनिज्म होता है उसको सेंसिस बोलते हैं, हर 10 ईयर में होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 2000 सेंसिस, वर्ल्ड और इंडिया की पॉपुलेशन निकालोगे तो हर 6th पर्सन, ठीक है, वर्ल्ड में इंडियंस है, वो एक क्वेश्चन आया हुआ है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पहले 1.7 थी, जो अब लेस देन 2 है, मतलब फिर भी काफी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, लेटेस्ट 2000, ठीक है, 11 के हिसाब से, 2001 और 2011, अब 2000, ठीक है,
लेटेस्ट पूछा जाएगा 20 अभी ठीक है 2021 के हिसाब से क्या आएगी, जो अपडेट आ जाएगा नेक्स्ट एनसीईआरटी में। ठीक है, अब फिर किस बात की हमने बात की कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पर किस किस का इफेक्ट पड़ता है, वो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल स्टेट क्या होती है ये समझना है आपको, बस फिनिश। अब बात आती है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या हैं। ठीक है, ये थोड़ा समझने वाला पार्ट आ गया, फिर मैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की बात करता हूं। अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात करते हैं तो पहले डेफिनेशन पूछी जाती है कि भाई एक बेहतरीन कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है। भाई 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो भाई फ्रेंडली यूजर होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, फ्रेंडली यूजर हो, इजीली अवेलेबल हो। ठीक है, जिसके फेलियर रेट ठीक है ना के बराबर हो, साइड इफेक्ट बिल्कुल नील हो, लीस्ट साइड इफेक्ट। ठीक है, और सेक्सुअल ड्राइव या डिजायर में इंटरफेयर ना करे, अगर उसमें इंटरफेयर करेगा तो बेकार है, कहां बढ़िया कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हुआ। ठीक है, समझ में आ गया। यूजर फ्रेंडली हो, बताया मैंने, नंबर 1। ठीक है, इजीली अवेलेबल हो, ठीक है, साइड इफेक्ट ना के बराबर हो, और सेक्सुअल ड्राइव में इंटरफेयर ना करे, तभी बेहतर है, नहीं तो बेहतर नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, 4 पॉइंट। फाइनली अब हम बात करते हैं मेथड। तो मेथड 2 टाइप के होंगे, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। परमानेंट में से 2 बातें याद रखनी है आपको, वासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी, समझना मेरी बात, वासेक्टोमी यानी वास डिफरेंस को कट कर देना और फैलोपियन ट्यूब को कट कर देना। ये एक परमानेंट मेथड है क्योंकि इसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है। इसको छोड़ करके जो 11 मेथड बताने वाला हूं वो कैसे हैं आप देखो, ध्यान रखना है। टेम्परेरी मतलब इनकी रिवर्सिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, जिसमें कुछ तो भाई देसी मेथड है वो दे रखे हैं उन्होंने, जैसे नेचुरल मेथड जो सबसे ज्यादा नॉर्मल लोग यूज करते हैं, जैसे रिदिम मेथड है, विड्रॉल मेथड है, लैक्टेशनल एमेनोरिया है। ठीक है भाई, रिदिम मेथड का मतलब क्या है? ठीक है, रिदिम का मतलब है कैलेंडर मेथड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, फीमेल को पता होता है यार इतने से इतने दिन के दिन सेफ पीरियड होगा, इसको समझा देता हूं। रिदिम मेथड, रिदिम मेथड क्या है? जैसे मान लो, ठीक है, अगर मैं ओव्यूलेशन की बात करता हूं, ठीक है, तो 14th डे क्या होता है? ओव्यूलेशन। डे ऑफ ओव्यूलेशन क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे होता है। और अब ये भी हम जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की हम बात करते हैं, ये +-2 डेज की होती है, +-2 डेज, यानी +2 डेज भी हो सकती है और -2 डेज भी हो सकती है। +2 डेज की अगर हम बात करते हैं तो 14, 15, 16th डे भी ओव्यूलेशन हो सकता है, और 13 और 12th डे भी ओव्यूलेशन हो सकता है। यानी ओव्यूलेशन के डे कितने हो सकते हैं? इन दिनों में ओव्यूलेशन हो सकता है। ये वो पीरियड आ गया इसमें ओव्यूलेशन हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो ओव्यूलेशन की अगर मैं बात करूं तो ओव्यूलेशन ध्यान रखना है आपको किस किस दिन, मैंने बताया ओव्यूलेशन की अगर बात की जाती है, नॉर्मल केस में 14th डे ओव्यूलेशन होता है अगर 28 डेज की साइकिल है। ठीक है, तो ये +-2 डेज हो सकता है, 12 डेज भी हो सकता है, 16 डेज भी हो सकता है। ये आपको डेटा ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखनी है, मान लो स्पर्म की एंट्री होती है, और भी पीछे आ जाओ, 11 10th डे, टेंथ डे स्पर्म की एंट्री होगी, मान लो। ठीक है, 10वें दिन स्पर्म एंटर करता है, तो स्पर्म की सर्वाइबिलिटी, लाइफ पता होनी चाहिए पहले आपको। ठीक है, लगभग 3 डेज, ओवा की लाइफ 1 डेज। तो स्पर्म की लाइफ भाई 10th 11 12th यहां तक स्पर्म सर्वाइव करेगा। ठीक है, यानी मानो आज 10वें दिन स्पर्म ने एंटर किया, पर स्पर्म 12वें 13वें दिन तक जिंदा रहेगा अंदर। ठीक है, और ऐसा है, और 12th डे ओव्यूलेशन हो गया, तो क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। क्या हो जाएगा यहां पर? अगर 10th डे भी स्पर्म एंटर करता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, मतलब 10th डे भी सेफ नहीं है। ठीक है,
और अगर मान लो 16th डे ओव्यूलेशन हुआ तो ओवा की लाइफ मैक्सिमम कितनी होगी? 17th डे तक होगी, 17th डे तक होगी, ठीक है, लाइफ ऑफ ओवा 17th डे तक होगी। तो 17th डे अगर मान लो स्पर्म ने एंट्री कर ली तो क्या हो जाएगा भाई? तो अभी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, आप समझ गए ना मेरी बात? तो यहां पर क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। यानी सेफ पीरियड 17 और 10th के बीच का पीरियड सेफ है। 17 सॉरी इसके बीच का पीरियड टिपिकल है आफ्टर 17 और बिफोर 10, ये सेफ पीरियड है, ठीक है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल सही टाइम से चल रही है 28 डेज प्लस माइनस 2 डेज है तो फीमेल को पता होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10th डे तक ठीक है, सेफ है, और 17 के बाद सेफ है, यानी बिफोर 10 आफ्टर 17 सेफ पीरियड है। समझ गए ना मेरी बात? तो मैं सेफ पीरियड की अगर बात करता हूं, सेफ पीरियड की बात करता हूं, ध्यान रखना बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर कौन सा? 10th डे, आफ्टर 17th डे। तो बिफोर 10th और आफ्टर 17 ये सेफ पीरियड है, नहीं तो सब क्रिटिकल पीरियड है, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा है लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल का मतलब है जब मदर बेबी को फीडिंग कराती है, एमेनोरिया मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, तो उस समय भी फर्टिलाइजेशन ना होने की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं हाइपोथैलेमस से एंटीरियर लोब से एक हार्मोन निकलता है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन। और प्रोलैक्टिन हार्मोन की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या काम करता है? ये प्रोलैक्टिन हार्मोन बेटा, प्रोलैक्टिन की बात कर रहा हूं, ये लैक्टोजेनिक हार्मोन है, लैक्टोजेनिक हार्मोन है। पर इसका एक नेगेटिव फीडबैक भी होता है, ये हाइपोथैलेमस को रोक देता है क्या निकालने के लिए? GnRH। जब GnRH नहीं निकलेगा तो पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से LH और FSH भी नहीं निकलेंगे। अगर ये नहीं निकलेंगे तो स्टॉप मेंस्ट्रुअल स्टॉप हो जाएगा। इसी को बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। इसका टाइम पीरियड कितना होता है एमेनोरिया का? एमेनोरिया मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल, 6 मंथ, 6 महीने होता है। यानी 6 मंथ तक अगर मदर बेबी को फीडिंग कराती है तो उस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकी हुई होती है ड्यू टू प्रोलैक्टिन, क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन समझ में आ गया होगा। ये नेगेटिव फीडबैक दिखाता है जीनस के सिक्रेशन में, ये नहीं निकलेंगे, स्टॉप मेंस्ट्रुअल हो जाएगी, ठीक है। इसी को लैक्टेशनल एमेनोरिया बोलते हैं। चलो एक मेथड समझ में आ गया, नेचुरल मेथड। विथड्रॉ मेथड तो समझ में आता ही है, ठीक है। अब बात करते हैं बैरियर मेथड, जो बैरियर का काम कर रहे हैं। तो बैरियर में क्या होते हैं भाई? या तो कोंडोम यूज कर लो, या ठीक है रबर्स आते हैं, ठीक है, कुछ जैसे लाइक अ वाल्ट, ठीक है, लाइक अ सर्विकल कैप, ठीक है, लाइक अ डायफ्राम, ठीक है। बस क्वेश्चन जो बनता है वो क्या बनता है, सुन लो मेरी बात। क्वेश्चन बनेगा इनमें से रिवर्सिबल कौन से होते हैं और इर्रिवर्सिबल कौन से होते हैं? तो रीयूजेबल लिख दिए, ये इर्रिवर्सिबल है, ये भी इर्रिवर्सिबल है। एक क्वेश्चन तो ये आएगा इसमें से, दो कॉन्डोम, चाहे मेल कॉन्डोम हो फीमेल कॉन्डोम हो, ये इर्रिवर्सिबल होते हैं, यूज एंड थ्रो, ठीक है, पहली बात। यही एक लौता मेथड है, सॉरी, चाहे टेम्परेरी मेथड हो या परमानेंट मेथड हो, एक लौते मेथड ऐसे हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं एसटीडीज और एड्स से, ठीक है। इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं, इन दोनों की बात कर रहा हूं, इन दोनों की ही। STI, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एंड एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इन दोनों से हमें बचा लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यहां जो रबड़ की लेटेक्स होती है, ठीक है, रबड़ की जो लेयर होती है वो कांटेक्ट में नहीं आने देती, ठीक है।
जिसकी वजह से इन्फेक्शन ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी नहीं होती। तो यही अगले मेथड है और कोई मेथड नहीं है। सर्विकल कैप, डायफ्राम, वॉल्ट, ये रीयूजेबल है, ठीक है, इनको गर्म पानी में स्लाइस करके फिर से लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो पर इनका कोई खासा इफेक्ट नहीं है। ये सर्विक्स पर लगाए जाते हैं, थोड़ा बता भी देता हूं मैं। अगर हम बात करते हैं फीमेल कॉन्डोम, फेमिडोम, तो फेमिडोम में दो रिंग होते हैं, एक इंटरनल रिंग होती है जो क्लोज होती है, इंटरनल रिंग आगे से बंद है, ध्यान रखना, ठीक है। इसको सर्विक्स पे लगा देते हैं, सर्विक्स पे लगा देंगे और ये वाली ओपन होगी, तो यहां से सीमन सर्विक्स में एंटर नहीं कर पाएगा, इसको फेमिडोम बोलते हैं, फीमेल कॉन्डोम। सर्विकल कैप, वॉल्ट, इनकी बात करते हैं तो इसको भी सर्विक्स के ऊपर लगा देते हैं, जिससे स्पर्म यूट्रस में एंटर नहीं कर पाएगा, वजाइना में जाएगा, यूट्रस में एंटर, यानी यूट्रस में एंट्री को रोकता है ये, ठीक है, वजाइना में ही एंट्री को रोक देगा, मतलब वजाइना का मतलब है कांटेक्ट में नहीं आने देगा, यूट्रस में एंट्री को रोकेगा, बैरियर यूट्रस के लिए, ये भी यूट्रस के लिए बैरियर है, ठीक है। ये बैरियर मेथड हो गए। केमिकल मेथड कुछ नहीं है, टैबलेट, सुई, डिफरेंट फॉर्म में हमने कुछ केमिकल ढूंढ लिए, लाइक अ एसिड, लाइक अ स्पर्मिसाइडल केमिकल, उनको अलग अलग फॉर्म में हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, वजाइना में इम्प्लांट कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म की डेथ हो जाती है, पर सक्सेसफुल नहीं है ये भी, ठीक है। तो एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है, इसलिए बता दिया मैंने। स्पर्मिसाइडल एजेंट, दीज आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ क्रीम, जेल, फोम्स, वजाइनल टैबलेट, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है भाई, सिट्रिक एसिड होता है, बोरिक एसिड होता है, जिंक सल्फेट होता है, ये सब के सब स्पर्म की, ठीक है, डिसरप्ट, उसकी मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मार्केट में जो अवेलेबल हैं, ठीक है, पर बहुत बेहतर नहीं है, ठीक है, केमिकल मेथड में आ गया। नंबर 4 बात करते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, बस यही क्वेश्चन यहां बनता है, यहां से क्वेश्चन बनने स्टार्ट। तो अभी टेम्परेरी मेथड की बात कर रहे हैं, टेम्परेरी के अंदर नेचुरल मेथड क्लियर है, टेम्परेरी के अंदर हमने नंबर 2 बात की है बैरियर मेथड, और नंबर 3 बात की है केमिकल मेथड। अब बात करते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ऐसे डिवाइस जिनको यूट्रस में इंप्लांट किया जाता है, ये 3 टाइप के हो सकते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ठीक है। ये एनसीईआरटी की लाइन आपको याद होनी चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेगा। ये अगर डिवाइस की बात करते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइस की, आप खुद नहीं लगा सकते, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को इंप्लांट कराने के लिए एक एक्सपर्टी की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एक एक्सपर्टी की रिक्वायरमेंट होती है, नर्स या डॉक्टर। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, पहला। दूसरा, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस अगर आप लगाते हो तो वजाइना के अंदर फेगोसाइटोसिस को इंड्यूस करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करके फेगोसाइटोसिस को इंड्यूस करते हैं, एक अच्छा तरीका है, ठीक है, ठीक है। अगला मैंने बताया था इंट्रा यूट्राइन डिवाइस एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है इंडिया के अंदर, 2 बच्चों के बीच में गैप को मेंटेन करने का, ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन पूछी जाती है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेबल मेथड इन इंडिया, ठीक है, एक्सेप्टेबल मेथड इंडिया, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड यही है इंडिया में। यहां तक कि अगर कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को 72 आवर के अंदर अनप्रोटेक्टेड सेक्स के, एनसीईआरटी की लाइन है, आप इंप्लांट कर देते हो तो वो भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का बेहतरीन काम करता है। क्यों? मानो स्पर्म जा चुका है, स्पर्म जा चुका है, ओवर रिलीज हो गया और आपने क्या ऐड कर दिया उसमें 72 आवर, क्योंकि 72 आवर के बाद ही फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो 72 आवर के अंदर अंदर अगर आपने क्या कर दिया, कॉपर रिलीजिंग डिवाइस लगा दी, तो कॉपर आयन क्या काम करते हैं, पूरे ट्रैक में इन्फ्लामेशन कर देते हैं और स्पर्म और ओवा के सरफेस पर जो फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन थे उनको खराब कर देते हैं, फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, अटैचमेंट ही नहीं हो पाएगा। तो बेहतर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करते हैं कौन? कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। अगर उनको 72 आवर के अंदर इंप्लांट कर दिया जाता है तो, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंट्रा यूट्राइन डिवाइस मैंने बताया था 3 टाइप के हो सकते हैं, एक तो इनर्ट, नॉन मेडिकेटेड, कुछ भी उनमें नहीं होता, एक प्लास्टिक के या स्टेनलेस स्टील के लोब्स होते हैं, ठीक है, लेपर लोब, या हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस हो सकते हैं या कॉपर रिलीजिंग डिवाइस। अगर मैं कॉपर रिलीजिंग डिवाइस की बात करता हूं तो कॉपर क्या काम करता है, कॉपर जब रिलीज होता है ना तो ये कॉपर उस लेयर में टॉक्सिक साइटोकाइन रिलीज करवाता है। तो टॉक्सिक साइटोकाइन क्या काम करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं और फेगोसाइटोसिस को बढ़ा देते हैं। एक काम तो ये हो गया। दूसरा, ये स्पर्म और ओवा की सरफेस पे मिलने वाले प्रोटीन को चेंज कर देते हैं तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। अगर हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस की बात करता हूं तो उसका पूरा मैकेनिज्म ही है, उसका तो पूरा मैकेनिज्म ही है। क्वेश्चन देखो ये क्या क्या आएगा, कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस लाइक कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोडेड कॉपर 375, मतलब कितना कॉपर आप लोड कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। लिपर्स लूप ध्यान रखना है, ये एग्जांपल बहुत पूछते हैं। अगला हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस 2 हैं,
प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20 इन दोनों के अंदर ही क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग है। दोनों में ही प्रोजेस्टेरॉन होता है बेटा, ठीक है। हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस, अगर मैं हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस की बात करता हूं तो इसका मैकेनिज्म समझना होगा। ये कैसे काम करता है, ऐसे करता है, बताते हैं। देखो सबसे पहले क्या होगा भाई, हार्मोन जब रिलीज होंगे तो हार्मोन क्या काम करेंगे, हार्मोन आपके ब्लड में निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, आना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी इंक्रीज प्रोजेस्टेरॉन इन ब्लड। ब्लड प्रोजेस्टेरॉन लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर ब्लड प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, पहला काम देखो, हम इतना जानते थे कि ये तो हाइपोथैलेमस था, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी, और हम जानते हैं यहां से निकलता है GnRH, पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब को स्टिमुलेट करता है, तो यहां से निकलता है LH और FSH। LH क्या काम कराता है, ओव्यूलेशन, FSH डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। अब समझना, तो पर अगर मैं प्रोजेस्टेरॉन की बात करता हूं तो प्रोजेस्टेरॉन एक नेगेटिव फीडबैक दिखाता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा तो प्रोजेस्टेरॉन क्या काम कर देगा, ये इनहिबिट करेगा, इनहिबिट किसको इनहिबिट करेगा, GnRH। अब सोचो अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा तो GnRH नहीं निकलेगा, और GnRH नहीं निकलेगा तो LH भी नहीं निकलेगा और FSH भी नहीं निकलेगा, तो ओव्यूलेशन भी नहीं होगा और डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल भी नहीं होगा, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी। चलो एक बात समझ में आ गई, अगर प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ा देते हो, प्रोजेस्टेरॉन लेवल कब बढ़ता है, जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है, और प्रेगनेंसी कंसीव होगी बेटा तो यहां पर सर्विक्स का म्यूकस थिक होना चालू हो जाता है। सर्विक्स में अगर प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ेगा तो क्या काम करेगा, ये सर्विक्स के म्यूकस को थिक कर देगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन तभी तो बढ़ता है जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है, और प्रेगनेंसी कंसीव होती है तब ये म्यूकस थिक हो जाकर के ब्लॉक कर देता है इसको, यानी ये एक तरीके से क्या काम करेगा, ये इनहिबिट करेगा एंट्री ऑफ स्पर्म। स्पर्म की एंट्री को इनहिबिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो इनहिबिट हो गया एंट्री ऑफ स्पर्म, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। एक दो काम हो गए भाई, पहला काम ये कर दिया, दूसरा ये कर दिया, और क्या काम करेगा, ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, जो फैलोपियन ट्यूब थी, ठीक है, इसकी मोटिलिटी और सीक्रेटरी एक्टिविटी को सप्रेस कर देगा, ठीक है, सप्रेस मोटिलिटी ऑफ फैलोपियन ट्यूब। भाई ठीक है, इससे भी फर्टिलाइजेशन रुकेगा, ठीक है। और साथ में क्या काम करने वाला है, अगर प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ेगा बेटा तो एक काम और करेगा ये यूट्रस को अनस्यूटेबल बनाएगा फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है, स्टॉप इम्प्लांटेशन को रोक देगा, यानी ये सारे काम कर देगा, जिसकी वजह से आप समझ में आ गया कि क्या होने वाला है, इम्प्लांटेशन को रोकेगा, सर्विकल म्यूकस को थिक कर देगा, यानी स्पर्म की एंट्री के लिए रोक देगा, एन ओव्यूलेशन नहीं होगा, इनसफिशिएंट ल्यूटियल एक्टिविटी। भाई ल्यूटियल एक्टिविटी के लिए एलएच का होना जरूरी है, एलएच ही नहीं निकलेगा तो ल्यूटियल एक्टिविटी भी नहीं होगी, ठीक है। ये तरीके हैं हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस, इसलिए मैंने एक बार समझा दिया, आप कोई भी हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस आप यूज करोगे ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, ये सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, आपके सामने है। आप जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करते हैं, इसमें भी हार्मोन यूज करते हैं, ठीक है, या तो प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन दोनों, ठीक है। अब एनसीईआरटी क्या बोलती है, एनसीईआरटी वाला देख लेते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में दो तरीके हैं, ठीक है, आइदर प्रोजेस्टेरॉन यूज कर लो या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन यूज कर लो, दो ऑप्शन आते हैं इसके अंदर, कॉम्बिनेशन भी आता है, ठीक है।
एनसीईआरटी दोनों के लिए बोलती है। और एनसीईआरटी बोलती है कि इन टैबलेट को कितने दिन लिया जाता है, 21 डेज लिया जाता है। किस दिन से स्टार्ट करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5th डे से स्टार्ट करते हैं। किस दिन तक लेते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 25 डे तक लेते हैं। कितने दिन नहीं लेते, 7 दिन नहीं लेते। ठीक है, अब समझना ऐसा क्यों भाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब तक चलती है तब तक कुछ भी नहीं होगा, तो 5 दिन तो मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा, होने दो। 6वें दिन से स्टार्ट, उससे एक दिन पहले ही आप टैबलेट लेना चालू कर दो। ठीक है, टैबलेट में प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों हैं। और इन टैबलेट में कितनी टैबलेट होती है, 21 टैबलेट्स तो होते हैं व्हाइट, और 7 टैबलेट होते हैं इसके अंदर रेड। समझना, रेड तो एक धोखे के लिए लगाए गए, पहले टैबलेट नहीं होते थे, समझा रहा हूं मैं। तो नंबर लिखे हुए हैं दिन के हिसाब से, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें, 6वें, 7वें। तो इससे क्या होता है, हर टैबलेट के अंदर हमने एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के लेवल को मेंटेन किया है, जैसे नेचुरल कंडीशन में नहीं, जैसे एस्ट्रोजन लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, फिर प्रोजेस्टेरोन लेवल नॉर्मल था, वो धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, मतलब उसको मेंटेन किया है मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से। हमने एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को दिन के हिसाब से मेंटेन किया है। तो पहली टैबलेट हम किस दिन लेने वाले हैं, फर्स्ट टैबलेट हम किस दिन लेने वाले हैं, हम लेने वाले हैं 5th डे। लास्ट टैबलेट किस दिन लेने वाले हैं, 25th डे। भाई 25th डे के बाद जैसे टैबलेट छोड़ोगे आप तो ऑटोमेटिकली मेंस्ट्रुअल फ्लो चालू हो जाएगा। ठीक है, नेचुरल कंडीशन के अंदर। तो उन 7 दिन में जब आप मेंस्ट्रुअल हो रहा होगा तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, वहां पर आयरन टैबलेट डाल दिए, रेड कलर के आयरन टैबलेट, जिससे कि फीमेल को कंफ्यूजन ना हो। भाई उसको पता हो कि 21वें दिन के बाद 22वें दिन उसको ये टैबलेट खानी है, यानी 28 दिन का पूरा कोर्स दे दिया। इनका कोई रोल नहीं है, बस एक तरीके से आयरन टैबलेट दे दी जिससे कि कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। अगर हम उसे कहते हैं 7 दिन टैबलेट नहीं खानी तो भूल सकते थे, 8वें दिन 9वें दिन तक भूल गए, आगे पीछे होता ही मामला बिगड़ जाएगा। तो कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए हमने इसमें आयरन पिल्स ऐड कर दिए। आयरन पिल्स हमने इसमें ऐड कर दिए रेड कलर के। ठीक है, रिमेनिंग डेज में हम उसको देते हैं। ये क्वेश्चन बनते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस दिन से एक बार, भाई जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल पहले स्टार्ट किया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जिस दिन स्टार्ट हुई थी, ठीक है, उसकी हमने काउंट कर लिया, 5th डे से लेना चालू कर दी। बस अब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं गिननी है, अब तो बस कंटिन्यूस टैबलेट को लेते रहना है, लेते रहना है, लेते रहना है, लेते रहना है। ठीक है, अब जिस दिन आयरन टैबलेट चलेंगे उतने दिन के अंदर मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा। ठीक है, उसको आपको वो आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल का मतलब है वो तो नेचुरल रहा है, पर नेचुरल हार्मोन की वजह से नहीं हो रहा, यहां आपने आर्टिफिशियली हार्मोन चेंज किए उसकी वजह से हो रहा है। फिर ऑटोमेटिकली ये खत्म हो जाएंगे तो आप फिर नंबर 1 की टैबलेट ले लोगे। समझ रहे ना मेरी बात, फिर चलेगा, फिर ये आप रेगुलर चलता रहेगा, रेगुलर चलता रहेगा, आप उसको लेते रहना है। तो ऑटोमेटिकली आपका नेचुरली फीलिंग होगी कि यार मेंस्ट्रुअल हो रहा है, मतलब सब कुछ सही हो रहा है, पर एक्चुअल में जो मेंस्ट्रुअल हो रहा है वो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के हार्मोन की वजह से नहीं हो रहा, इन टैबलेट के हार्मोन की वजह से हो रहा है। ठीक है, इसलिए प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। क्लियर है बिल्कुल, चलो समझ में आ गया होगा। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वाला कंसेप्ट भी क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं, हार्मोनल पिल्स एक्ट बाय 4 वे। ये मैंने बता दिया आपको कि हार्मोन अगर है तो प्रोजेस्टेरोन कैसे, भाई एस्ट्रोजन तो सिर्फ सपोर्टिव हार्मोन है, वो कॉन्ट्रासेप्टिव का काम तो करता नहीं है। भाई कॉन्ट्रासेप्टिव का काम तो प्रोजेस्टेरोन ही करेगा। तो वही मेथड है, 4 मेथड जो बताया था मैंने, वही काम यहां पर हो रहा है। ठीक है, इनहिबिट मोटिलिटी एंड सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ फैलोपियन ट्यूब बता दिया मैंने आपको, सर्विकल म्यूकस का बता दिया आपको। ठीक है, अल्ट्रेशन यूट्राइन एंडोमेट्रियम यानी अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन और विवुलेशन नहीं होगा, यही चीज सब जगह एप्लीकेबल होगी अब, इसलिए एक बार मैंने बता दिया, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। अब इंजेक्टेबल डिवाइस भी मार्केट में आते हैं, हॉस्पिटल्स में जाओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो डिम्पा के नाम से इंजेक्शन आता है, डिम्पा। ठीक है, उसमें प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन भी आते हैं। ठीक है, डिपो प्रोवेरा मेड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के नाम से आता है। ठीक है, तो डिम्पा के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो ठीक है, डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। ठीक है, डिपोट मेड्रोक्सी एसीटेन क्या एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन फॉस्फेट। ठीक है, डिम्पा के नाम से ऑलरेडी अवेलेबल है। बस इसका जो इफेक्ट होता है वो 1 मंथ के लिए भी होता है और 3 मंथ के लिए, क्योंकि हार्मोन को अगर आप इंजेक्ट कराओगे तो हार्मोन स्टोर तो होते नहीं है। ठीक है, तो बस ये एक मॉडिफाइड हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, जो ब्लड में 1 मंथ या मैक्सिमम 3 मंथ तक स्टेबल रह सकता है। एक भी तरीका है, बस नाम याद रखो। इंजेक्टेबल डिवाइस भी आते हैं, डिम्पा के नाम से आते हैं, जिसमें प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन ठीक है एस्ट्रोजन दोनों कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव हमेशा प्रोजेस्टेरोन करता है, एस्ट्रोजन कभी नहीं करता, सपोर्टिव है। जैसे हम बात करते हैं इम्प्लांट, सबसे बेहतरीन इम्प्लांट है
इसको हम आर्म्स के अंदर, स्पेशली लेफ्ट आर्म के अंदर, ठीक है, डर्मल रीजन तक कट कराते हैं, एपिडर्मिस के नीचे डर्मल, वहां तक कट कराते हैं क्योंकि वहां ब्लड वेसल्स होते हैं और वहां पर इन सिलिकॉन के कैप्सूल्स होते हैं, 6 कैप्सूल, उनको इम्प्लांट करा देते हैं। इसी को इम्प्लांट बोलते हैं, नॉर प्लांट भी बोलते हैं। सिलिकॉन के 6 कैप्सूल्स होते हैं इसके अंदर जिनमें ओनली प्रोजेस्टेरॉन होता है, ठीक है, इसको इम्प्लांट करा देते हैं। फ्रीडम 5 के नाम से आते हैं, 5 साल तक, बहुत लंबे ड्यूरेशन तक काम करते हैं, ठीक है। तो 3 to 5 ईयर तक का इनका वो होता है। तरीका क्या है मैंने बता दिया, भाई अपर आर्म्स में हम इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कहां पर इसको इम्प्लांट करना है। इस इंजेक्शंस के अंदर इन सिलिकॉन कैप्सूल को डालते हैं और एंटर करा देते हैं, तो एक एक करके इन सब के अंदर ये एंटर कर जाते हैं, ठीक है। और ब्लड में धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को इंक्रीज करते रहते हैं और लंबे समय तक बेहतरीन काम करते हैं, ठीक है। तो कितने मेथड हो गए? सबसे पहले नेचुरल मेथड हो गया, बैरियर मेथड हो गया और केमिकल मेथड हो गया। क्लियर है बिल्कुल? इनको अलग कर दो। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस हो गया, जिसमें हमने बताया भाई इनर्ट डिवाइस, कॉपर रिलीजिंग डिवाइस और नंबर 3 हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस। फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, एकदम क्लियर होंगे आपको। और फाइनली हमने इंजेक्टेबल और इम्प्लांट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर प्लांट। अपर आर्म्स में सब डर्मल रीजन में इनको इम्प्लांट कर किया जाता है, ठीक है। हल्का हल्का एक एक स्टेच लग जाता है, स्टेचिंग ज्यादा नहीं होता उसमें, ठीक है। और जिससे धीरे धीरे रिलीज सिलिकॉन के कैप्सूल्स होते हैं, इसमें ओनली प्रोजेस्टेरॉन होता है, ठीक है। फ्रीडम 5 के नाम से 3 to 5 ईयर के लिए ये यूज किया था। ये सारे कैसे हो गए? टेम्परेरी मेथड। अब बात करते हैं परमानेंट। परमानेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि रिवर्सिबिलिटी बहुत कम होती है, उनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत कम होती है, इसलिए परमानेंट टर्म। तो परमानेंट मेथड, इनको स्टेरिलाइजेशन मेथड भी बोल सकते हो और टर्मिनल मेथड भी बोल सकते हो। रिवर्सिबिलिटी इनकी बहुत कम है, ठीक है, इसलिए इसको हमने परमानेंट टर्म दिया। वासेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी सबको पता है। अब कंफ्यूजन कहां होता है बच्चों को, समझो मेरी बात, कंफ्यूजन कहां होता है। अगर मैं बात करता हूं यहां पर वासेक्टोमी, वासेक्टोमी, वास डिफरेंस की टोमी, टोमी मतलब रिमूव कर देना, ठीक है। तो वास डिफरेंस को कट करके टिल्ट कर देते हैं, इससे कोई, अब समझता है मेरी बात, क्या होगा? स्पर्म तो बनेंगे, क्योंकि स्पर्म को बनाने के लिए, ठीक है, हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकल रहे हैं, FSHLS, जो उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, स्पर्म बन भी रहे हैं, स्पर्म निकल भी रहे हैं, पर स्पर्म आगे नहीं आ पाएंगे। यहां से इजैक्यूलेशन भी होगा, इजैक्यूलेशन के अंदर स्पर्म नहीं होंगे, ठीक है, पर इजैक्यूलेशन के अंदर सेमिनल प्लाज्मा होगा, यानी इजैक्यूलेशन विदाउट, यहां पर क्या होगा बेटा? इजैक्यूलेशन होगा पर विदाउट स्पर्म। इजैक्यूलेशन हो रहा है, सब कुछ इंसान नॉर्मल है, एस्ट्रोजन भी इसके अंदर बन रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, पर इजैक्यूलेशन भी होगा। सेक्सुअल ड्राइव में, डिजायर में कोई कमी नहीं आएगी, ठीक है, इस मेथड से, ठीक है। सब कुछ होगा क्योंकि ग्लैंड्स तो आगे है ना, सारी सारी, मतलब सब कुछ हो रहा है, सब कुछ निकलेगा, ठीक है, पर उसमें स्पर्म नहीं होंगे, स्पर्म यहां तक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। स्पर्म की आफ्टर सम टाइम डेथ होगी, फिर अगेन दोबारा बनेंगे, फिर डेथ होगी, वही मैकेनिज्म चलता रहेगा। कुछ भी भाई, पिट्यूटरी से हार्मोन भी निकल रहे हैं, एंड्रोजन भी प्रॉपर बन रहे हैं, क्योंकि एंड्रोजन टेस्टिस में बनते हैं, उनमें तो कोई दिक्कत हुई नहीं रही ना, यानी सब कुछ नॉर्मल रहेगा। बस इजैक्यूलेशन के अंदर, सीमन के अंदर क्या होगा बेटा? सिर्फ फ्लूइड होगा विदाउट स्पर्म, ठीक है, यानी इजैक्यूलेशन जो होगा विदाउट स्पर्म होगा, सब कुछ और सब कुछ चीजें होंगी इसके अंदर, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। परमानेंट मेथड इसलिए बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी रिवर्सिबिलिटी कम होती है। बोथ वास्ट डिफरेंस हम क्या करते हैं? लाइगेटेड पहले बांधते हैं, फिर उनको कट कर देते हैं, ठीक है। माइनर सर्जरी होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। स्पर्म प्रोडक्शन कंटिन्यू आफ्टर वेसेक्टोमी बट इजैक्यूलेटेड सीमन इज विदाउट स्पर्म, बता दिया मैंने, इट इज नॉट इफेक्टिव इमीडिएटली। मतलब जैसे आज आपने कराया, सोचो, ठीक है, ठीक है, अब कुछ नहीं होगा, ठीक है, और आपने इंटरकोर कर लिया तो फर्टिलाइजेशन होने की प्रोबेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्पर्म इसके ऊपर वाले पार्ट में यहां स्टोर होते हैं, बहुत सारे स्पर्म, इतने स्पर्म स्टोर होते हैं कि अगर ये बाहर निकलेंगे तो ये भी फर्टिलाइजेशन करने के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। तो इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं होगा, 2-4 बार, ठीक है, के बाद ये इफेक्टिव हो जाएगा, इजैक्यूलेशन के बाद इफेक्टिव हो जाएगा, पहला। दूसरा, अगर मैं ट्यूबेक्टोमी, अच्छा कैसे करते हैं? बहुत सिंपल मेथड है भाई, वास्ट डिफरेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, कट करके बाहर निकाल लेते हैं,
पहले लाइगेशन करते हैं, पहले लाइगेशन बांधते हैं, फिर कट करके उड़ा देते हैं, बस हो गया, इट इज अ वासेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी की बात करते हैं, सब कुछ वैसे ही है, पर ये सर्जरिकल मेथड है। सर्जरिकल मेथड क्या है, यहां पर लेप्रोस्कोपी, बहुत सारे तरीके हैं करने के, ओपन सर्जरी भी कर सकते हैं, लेप्रोस्कोपी से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेप्रोस्कोपी से भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हो उसको, बहुत सारे तरीके हैं। लेप्रोस्कोपी से यहाँ कट करते हैं और टिल्ट कर देते हैं दोनों के दोनों इसको, फैलोपियन ट्यूब को। इसमें भी फीमेल को कोई दिक्कत नहीं होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, ओवरी में हो रही है वो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, सब कुछ होगा। पर क्या होगा, ओवा भी रिलीज होगा, ओवा आगे भी जाएगा, आगे भी जाएगा, आगे भी जाएगा, पर स्पर्म यहां से भी आएगा, पर मिल नहीं पाएंगे। आप समझ रहे हो, यानी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल पे भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, सेक्सुअल डिजायर पे भी कोई इफेक्ट नहीं आना, ओव्यूलेशन भी होगा, सब कुछ नॉर्मल होगा, यूट्राइन सब चेंज, सब कुछ नॉर्मल होगा, कुछ नहीं, पर स्पर्म ओवा की मेटिंग नहीं हो पाएगी, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, बस यही अंतर ध्यान रखना है, ठीक है। और इमीडिएटली इफेक्टिव हो जाता है ये, ठीक है, क्योंकि यहां कोई स्टोर तो कुछ होता ही नहीं ना, इमीडिएटली इट इज अ परमानेंट मेथड, स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब हम क्या कर देते हैं, लेप्रोटोमी कर देते हैं इसको, इट इज इफेक्टिव इमीडिएटली, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू आफ्टर ट्यूबेक्टोमी, द रिलीज oocyte इज डिस्ट्रॉयड बाय फेगोसाइटोसिस, ठीक है, जो बाहर रिलीज भी होगा फेगोसाइटिक सेल खा जाएंगे उसको, खत्म, ठीक है। तो ये भी इमीडिएटली इफेक्टिव होता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसको बोलते हैं हिंदी में एबॉर्शन, इंटेंशनली एबॉर्ट करना, एमटीपी, ठीक है। 3 बातें ध्यान रखनी है, आपको सुन के ताज्जुब होगा कि दुनिया में जो एमटीपी हर साल हो रही हैं, ठीक है, अगर मैं एमटीपी की बात करता हूं तो एमटीपी का मतलब समझ में आया, इंटेंशनली एबॉर्शन, इंटेंशनली आपको प्रेगनेंसी को क्या कर रहे हो, टर्मिनेट कर रहे हो, ये है एमटीपी। नियरली 45 से लेकर के 50 मिलियन एमटीपी, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 45 से 50 मिलियन एमटीपी हर साल हो रही हैं, हर साल, ठीक है। और जान के ताज्जुब होगा, ठीक है, वर्ड में जो लगभग 1/5 है ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसी इन अ ईयर, यानी एक साल में जितनी प्रेगनेंसी कंसीव होती हैं दुनिया में उसका 20% एमटीपी होती हैं, सोचो, ठीक है, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसका 20% एमटीपी हो जाती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और सोचो अगर ये एमटीपी ना हो तो 20% पॉपुलेशन और बढ़ जाए दुनिया की, डेंजरस है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि एमटीपी नियरली हर साल कितनी होती हैं, 45 से 50 मिलियन एमटीपी पर ईयर होती हैं, जो टोटल कंसीव प्रेगनेंसी का कितना परसेंट है, 20% है, 1/5 पार्ट है। पहली बात, एमटीपी को लीगलाइज कब किया, ठीक है भाई, इंडिया में लीगलाइज पहले नहीं था, इसको लीगलाइज किया है 1971 में, इसको हमने लीगलाइज किया। लीगलाइज का मतलब है लॉ बनाया, कानून बनाया, ठीक है, कि एमटीपी यूं ही नहीं करा सकते हो, शर्त है तब एमटीपी कराओगे, शर्तें बताई गई, ठीक है, कि कितने महीने में करानी है, क्या कंडीशन होनी चाहिए, तभी एमटीपी हो सकती है, यूं ही नहीं करा सकते, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एमटीपी सेफ कब तक है, सेफ भाई फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेफ है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेफ है, उसके बाद रिस्क होता है मदर को भी, फीटस को तो आप मार ही रहे हो, ठीक है, तो उसके बाद रिस्क होता है, सेफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ है। 3 बातें ध्यान रखनी है, हर साल कितनी एमटीपी होती हैं ऑल ओवर बर्ड, 40 से 45 के आसपास, 45 से लेकर के, समझ रहे हो ना, 40 से 45 अप्रोक्सीमेटली, 45 से 50 दे रखा है, 45 से 50 मिलियन एमटीपी एवरी ईयर वर्ल्ड में, जो टोटल कंसीव प्रेगनेंसी कितना परसेंट है, 20%, 1/5, ठीक है। इसको लीगलाइज कब किया गया, 1971 में लीगलाइज किया गया, ठीक है। सेफ कब तक होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उसके बाद रिस्की है, सेफ है। पर अब नया लॉ आ गया है, पहले इसको रिस्क फैक्टर जो था वो 20 वीक तक कर दिया था, अब इसको 24 यानी सेकंड ट्राइमेस्टर को भी काउंट कर दिया, पर शर्त लगा दी है, क्या, नया एक्ट आया, इस पर ध्यान रखना, एनसीईआरटी ने नया ऐड कर दिया है, एक नया एक्ट आया, कब आया है, 2017, ठीक है, 2017 में एक नया एक्ट आया है, इसके अकॉर्डिंग अगर आपको ध्यान रखना है, क्या, अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमटीपी करा रहे हो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 12 वीक के अंदर, तो सिर्फ आपको एक सिंगल 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी एक डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, उसकी सलाह सफिशिएंट है। पर अगर आप मान लो, ठीक है, 24 वीक सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर एमटीपी करा रहे हो,
ठीक है, तो आपको एक नहीं कम से कम 2 रजिस्टर प्रैक्टिशनर यानी मेडिकल डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। ये नया लॉ आ गया है। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो 1 डॉक्टर से काम चल जाएगा, और अगर सेकंड ट्राइमेस्टर है तो 1 से नहीं 2 डॉक्टर से काम चलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये लॉ कब आया है, ये बस मेन पॉइंट है, ध्यान रखना है। एमटीपी 2 केसों में हो सकती है, या तो ठीक है मदर को प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, रिस्क किसके लिए हो, मदर के लिए, मैटरनल हेल्थ के लिए रिस्क हो, आप भाई एमटीपी करा सकते हो। इन्वॉल्व इन रिस्क, इन्वॉल्व आर रिस्क टू द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, या कोई इसको इंजरी हो जाए, या फिजिकली या मेंटली कोई हेल्थ को प्रॉब्लम आ रही हो मदर को, तो आप एमटीपी करा सकते हो गवर्नमेंट के हिसाब से। हाँ, या फीटस एबनॉर्मल हो, ठीक है, फीटस ही एबनॉर्मल हो तो आप एमटीपी करा सकते हो। ये 2 केस हैं एमटीपी की, और कोई केस नहीं है। कब इसका जो एक्ट लागू हुआ, नया अपडेशन हुआ है 2017 में। एमटीपी अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कराते हो, सिंगल प्रैक्टिशनर सफिशिएंट है। अगर एमटीपी के लिए आप सेकंड ट्राइमेस्टर में एंटर कर गए हो, ठीक है, सेकंड 24 वीक तक का टाइम दे दिया है, तो कम से कम 2 प्रैक्टिशनर डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ये फीटस को प्रॉब्लम है करा सकते हो, मैटरनल प्रॉब्लम है तो करा सकते हो, दोनों की समझना मेरी। फीटस एबनॉर्मल है या मैटरनल लाइफ को कोई रिस्क है, एमटीपी करा सकते हो। ठीक है, ये शर्तें आपको ध्यान रखनी है इस नए लॉ के अकॉर्डिंग। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज की बात कर रहे हैं, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, एसटीडी। इसमें तो ज्यादा नहीं है, इतना याद रखो। इनको हम बहुत सारे नाम से जानते हैं, एसटीडी, एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, सही माने में ये ज्यादा बेटर है, इन्फेक्शन। इसके अलावा हम बात करते हैं, क्योंकि ये गोनेट्स होते कहां हैं, हमारे पेल्विक रीजन में, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। क्या बोलते हैं, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। आप समझ गए ना मेरी बात, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, एक तो ये भी समझ में आ गया। पीआईडी बोलते हैं, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भी बोल सकते हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी बोल सकते हो, विनरल डिसीज भी बोल सकते हो, क्योंकि सबसे पहले इसको विनरल रिसर्च लेबोरेटरी में ढूंढा गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पीआईडी भी पूछते हैं। विनरल डिसीज क्यों बोलते हैं, सबसे पहले इन डिसीज को विनरल रिसर्च लेबोरेटरी में ढूंढा गया था, इसलिए इनको विनरल डिसीज भी बोल देते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, किस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा होते हैं, इसमें तो कोई पूछने की जरूरत ही नहीं है। जहां एक्सीडेंट के केस ज्यादा होते हैं, यानी 15 से लेकर 24 साल, ये वो एज है जहां गलतियां ज्यादा होती हैं, इसलिए एसटीडी होने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होती है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन वो डायरेक्टली आएंगे। अब क्वेश्चन अगला बनता है, बेहतर क्वेश्चन बनता है, अर्ली सिम्टम क्या है भाई, अर्ली सिम्टम क्या है इसके। अगर किसी को एसटीडी होता है कैसे पता चलेगा, इचिंग होगी, ठीक है, वेजाइनल ट्रैक में या उधर पार्ट में इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है। इन्फ्लामेशन तो कॉमन है ही, ठीक है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, अगर प्रोटोजनस इन्फेक्शन है कोई और होता है, स्लाइटली पेन भी होता है, स्वेलिंग आना चालू हो जाती है, इनिशियल सिम्टम है, आपने इसको निगलेक्ट किया है, ठीक है ठीक है ठीक है, तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हो तो एबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ, बच्चे की डेथ, मरा हुआ बच्चा पैदा हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, इम्प्लांटेशन ऑफ, ठीक है, एम्ब्रियो अदर देन यूट्राइन पार्ट, फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट कर गया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एबॉर्शन हो जाता है उसका, कहीं भी उल्टा सीधी जगह इम्प्लांटेशन हो सकता है। ठीक है, ये खतरनाक चीजें। इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, अगर इन्फ्लामेशन गोनेट्स में हो जाए, ठीक है, एसटीडी की वजह से इनफर्टिलिटी हो जाएगी। ठीक है, कैंसर तक हो सकता है, इसलिए इनको हल्के में नहीं लेने चाहिए। ठीक है, नॉर्मल सिम्टम पे भी क्वेश्चन आता है, अर्ली और कॉम्प्लिकेशन पर भी क्वेश्चन बने हुए हैं, दोनों पर सेम ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए सेम वैसे डिजाइन किया है। अब क्वेश्चन है कि भाई यू कुड बी फ्री ऑफ दीज इन्फेक्शन, वो क्या तरीके हैं जिनसे आप इन्फेक्शन से बच सकते हो। 3 बातें फॉलो कर लो एनसीईआरटी की, क्या क्या, सबके लिए जरूरी है 3 बातें, क्या क्या भाई, अवॉइड करो, क्या अवॉइड करो, सेक्स, किससे अवॉइड करो, मल्टीपल पार्टनर से। ठीक है, अवॉइड करना पड़ेगा। कॉन्डोम हमेशा यूज करो, भाई नहीं मान रहे हो तो कॉन्डोम यूज कर लो, कम से कम बचो तो सही। अगर फिर भी आपको डाउट हो रहा है तो रिस्क मत लो, तुरंत आसपास, ठीक है, किसी भी अच्छे डॉक्टर को, ठीक है, जो कह सकते हो कि क्या टर्म यूज करेंगे, जो एसटीडी स्पेशलिस्ट है उससे आप मिलो। ठीक है, तो वो सोल्यूशन निकालेगा। ठीक है, तो बहुत जरूरी है 3, इनसे बचने के तरीके बहुत जरूरी हैं। ठीक है, चलो खैर
अगला, इसको मैंने बहुत प्यारे तरीके से डिवाइड किया है, अगर आप याद कर सकते हो, ठीक है भाई, ये एडिशनल हो गया एनसीईआरटी का, आपका मन करे तो करना, नहीं तो अभी छोड़ देना इसको, ठीक है। इसमें आपको इतना याद रख बोर्ड के एग्जाम के बाद, पर ये क्वेश्चन बोर्ड में डायरेक्टली आता है, डायरेक्टली आता है क्या, एक प्रोटोजोन डिसीज लिखिए, पी प्रोटोजोन डिसीज, ट्राइकोमोनास वैजिनालिस, एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन है तो इस पे आ सकता है बोर्ड में, ध्यान रखना। जेनाइटल हर्पीज और एचआईवी, इन तीन को बस याद रखो, ठीक है। इन तीन को छोड़ करके अदर डिसीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल, यानी ये तीन डिसीज क्यूरेबल नहीं है कंप्लीटली, ठीक है। हेपेटाइटिस के केस में भी आप सप्रेस रख सकते हो, ठीक है। आप सोचोगे 100% क्यूरेबल है, 100% क्यूरेबल हेपेटाइटिस नहीं है, ठीक है। तो यहां तक मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लास्ट बचा है इनफर्टिलिटी, इसको मैं प्रॉपर वे में कराऊंगा, पहले ये बताओ यहां तक किसी को कोई भी डाउट शाउट है? हाँ बेटा, यहां तक कोई भी किसी को भी डाउट शाउट हो तो बेटा बिंदास होकर पूछ सकते हो, कोई भी डाउट शाउट हो, ठीक है। आज पहला केस हो गया, 5 बजे से लगातार ही क्लास चल रही है, कोई नहीं, ठीक है। शॉर्टकट नहीं लिया है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो शॉर्टकट नहीं लिया है, पूरा प्रॉपर वे में चैप्टर आपके पूरे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इनफर्टिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो यहां तक बताओ कोई भी डाउट शाउट है? अच्छा ओके, अच्छा एक चैप्टर बचा हुआ है आपका, ओके सर, मॉलिक्यूलर कब होगा? टेंशन में, को मॉलिक्यूलर वाला रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा आपको, मुझे लग रहा है रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। देखो लास्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इनफर्टिलिटी को छोड़ मत देना, बस लास्ट है, इनफर्टिलिटी कर लो, बस काम बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनफर्टिलिटी से क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये काम का है, करना पड़ेगा। देखो लास्ट है, 2 पेज में खत्म कर रहा हूं, एक फ्लो डायग्राम बना रहा हूं, पूरा इनफर्टिलिटी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इनफर्टिलिटी की बात करता हूं, अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स 2 ईयर तक कंटिन्यू करते हैं और कोई बेबी कंसीव नहीं होता, तो ये इंडिकेटर है इनफर्टिलिटी का। तो ये एनसीईआरटी ने ऐड कर दिया है, पहले 1 ईयर था, अब 2 ईयर कर दिया है, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है, 2 ईयर तक, ठीक है। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहेबेशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, पहली बात। अगर मैं इनफर्टिलिटी की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, क्योंकि ये समझना जरूरी है, इसके बाद एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर मैं टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करता हूं, ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी इतना तो पता ही है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी के केस के अंदर हम करते क्या हैं, मान लो फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, यहां पर हम जानते ही हैं क्या है, ओवरी। तो एक तरीका तो क्या है, एक तरीका क्या है, यहां से हमने यहां से सीधा ओवा को आइसोलेट कर लिया, फीमेल में आइसोलेशन ऑफ ओवा, ओवा को जब आइसोलेट करते हैं हम, आइसोलेशन ऑफ ओवा, तो ये हमने क्या किया, आइसोलेशन ऑफ ओवा प्लस स्पर्म तो हम ले ही चुके हैं, फाइनली हम क्या कराने वाले हैं,
फर्टिलाइजेशन। यानी इस फर्टिलाइजेशन में क्या बनेगा यहां पर अर्ली एम्ब्रियो। समझना, सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ ओवा किया हमने, ओवा को आइसोलेट कर लिया, स्पर्म ले लिया, देन फर्टिलाइजेशन करा लिया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद इस अर्ली एम्ब्रियो के हम 3 केस ले सकते हैं, समझना। एक तो जायगोट, एक 8 सेल स्टेज, एक 16 सेल स्टेज। अगर आप जायगोट बना लेते हो टेस्ट ट्यूब में, भाई पहले आपने क्या किया, आइसोलेशन ऑफ ओवा, फिर आपने क्या किया, स्पर्म को मिक्स करके क्या कर लिया यहां पर, फर्टिलाइजेशन, अर्ली एम्ब्रियो बन गया, जायगोट 8 सेल 16 सेल। तो जायगोट को कहां पर आप इंप्लांट करने वाले हो, जायगोट को आप लगाने वाले हो कहां पर बेटा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अगर 8 सेल स्टेज होगी तो कहां पर, 8 सेल स्टेज को भी आप फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। जायगोट को फैलोपियन ट्यूब में करेंगे, 8 सेल स्टेज को फैलोपियन ट्यूब में करेंगे, बस 16 सेल स्टेज आते ही यूट्रस के अंदर, इसको भी फैलोपियन ट्यूब के अंदर। और हाँ, 16 सेल स्टेज इम्प्लांट इन यूटरस, ठीक है। ये 3 बातें ध्यान रखनी है। टेस्ट ट्यूब बेबी की जब भी बात करते हैं तो टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर आप क्या करोगे, फीमेल ओवरी से पहले ओवा को आइसोलेट करोगे, स्पर्म को मिक्स करके फर्टिलाइजेशन करोगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, फर्टिलाइजेशन इन टेस्ट ट्यूब। देन अर्ली एम्ब्रियो को आप सीधे क्या करने वाले हो, जायगोट स्टेज हो, 8 सेल स्टेज हो, 16, ये डिपेंड करता है, जायगोट और 8 सेल स्टेज को फैलोपियन ट्यूब में, 16 सेल स्टेज को, ठीक है, इम्प्लांट इन यूटरस। एक बात तो ये समझ में आई होगी आपको, ठीक है। यहां तक कोई डाउट शाउट नहीं होना चाहिए, पहली बात, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब बेबी जब समझ में आता है तो टेस्ट ट्यूब बेबी को हम आर्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आर्ट, ART आर्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अगर इनफर्टिलिटी का केस है, यहां तक कि स्टरलिटी का केस है, तब भी हम इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं, आर्ट का, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसमें 2 बातें करेंगे हम, ठीक है, एक इन, ठीक है, वीवो फर्टिलाइजेशन, एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आप समझना मेरी बात। तो हम इन वीवो इन विट्रो दोनों की बात करेंगे, IVF इसी में आएगा। और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को ही हम बोलते हैं IVF, क्योंकि बाहर कर रहे हो, ठीक है। और इन विवो फर्टिलाइजेशन, इसको IVF टर्म यूज नहीं करेंगे, बस आप बोल सकते हो, क्योंकि इन नेचुरल कंडीशन में इन विवो होता है, ठीक है, आर्टिफिशियल कंडीशन में, ठीक है, इन विट्रो होता है, ठीक है। तो इन विट्रो और इन विवो समझ में आ गया होगा। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी एंड फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी। ठीक है, पहली बात। अगर मैं बात करता हूं फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, जब
ओहो, सॉरी 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 बेटा, सेल बैटरी खत्म हो गई, बस खत्म हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब साउंड आ रही है ना, साउंड आ रही होगी, कोई नहीं, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, 5 मिनट के अंदर, कुछ है नहीं। यहां हम बात कर रहे हैं बेटा आरटी, समझ लो मेरी बात, सेल देखना भूल गया मैं, कहां से साउंड गई मुझे पता नहीं। ART की बात कर रहे हैं, एक बार चेक कर लूं, मेरे हाथ में नहीं था मोबाइल, यही गड़बड़ हो गया। साउंड बेटा क्लियर है ना बिल्कुल? नो वॉइस, नो वॉइस, अब तो आ गई होगी बेटा। ओके गुरुजी, आपकी ध्वनि नहीं आ रही है, नो वॉइस। भाई तुम लोग भी खतरनाक हो, ठीक है, डटे हुए हो। ART मतलब है, ठीक है, आप समझना मेरी बात। अगर मैं आर्ट की बात करता हूं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की बात करता हूं, ठीक है, तो उसमें 2 पार्ट हम एक डायग्राम में सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। 2 तरीके हैं, एक तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी शरीर से, बॉडी से बाहर, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। एक इन वीवो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी। अगर बॉडी से बाहर आप फर्टिलाइजेशन करोगे, टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करोगे, तो एम्ब्रियो कहां बनाओगे? टेस्ट ट्यूब में, तो उसको बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहां पर अगर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन करोगे तो गैमीट को ट्रांसफर करोगे बॉडी के अंदर, ठीक है, तो गैमीट ट्रांसफर, ये 2 क्वेश्चन यहां बनेंगे। एम्ब्रियो ट्रांसफर में क्या करोगे? पहला तो है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, जिसमें आप जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर कर सकते हो या इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कर सकते हो। जायगोट के केस में आप या तो जायगोट को फैलोपियन ट्यूब में डालोगे या 8 सेल स्टेज को फैलोपियन ट्यूब में डालोगे, ठीक है। और इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर के अंदर आप यूट्रस में किसको डालने वाले हो? 16 सेल स्टेज को यूट्रस में डालोगे। ये टेस्ट ट्यूब में बताया मैंने, 16 सेल यूट्रस के अंदर, जायगोट है 8 सेल फैलोपियन ट्यूब के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं? जिफ्ट। क्लियर है बिल्कुल? जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, एकदम क्लियर है। अब ये सारा पार्ट पे कवर हो गया ये सब। और इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, मान लो किसी इंसान के अंदर स्पर्म है ही नहीं या एबनॉर्मल स्पर्म है पर उसको बेबी चाहिए, तो हम उसके स्पर्म के न्यूक्लियस को सीधा ओवा में इंजेक्ट कर देते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। हो तो बाहर ही रहा है, हो तो बाहर ही रहा है, पर टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं है ये, ठीक है, हो बाहर ही रहा है। इसमें एम्ब्रियो हम बाहर ही बनाते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर में आएगा, पर टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम में ये नहीं आता। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं मैं आपको। अब हम बात करते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इनसाइड बॉडी, तो गैमीट ट्रांसफर करने पड़ेंगे। अगर मेल गैमीट ट्रांसफर करते हैं या फीमेल, ये डिपेंड करता है। मेल गैमीट ट्रांसफर करते हैं 2 टेक्निक आती हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी इंसेमिनेशन, यानी मेल गैमीट को वजाइना में एंटर कराओगे तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगर मेल गैमीट को यूट्रस में इंसेमिनेट करोगे तो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। कंफ्यूजन क्या होगा? इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन और इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर के अंदर, ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं और बहुत धोखा हो जाएगा। ये आईवीएफ में आता है, ये आईवीएफ में नहीं आता, ठीक है, ये ध्यान रखना है, गैमीट ट्रांसफर में आता है। ऐसे ही अगर फीमेल गैमीट की बात करते हैं तो फीमेल गैमीट को कहां पर इंसेमिनेट करोगे आप? फीमेल गैमीट के हम कहां पर? फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे, ठीक है। तो गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर आ गया, मतलब फीमेल गैमीट को आप फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हो, फीमेल गैमीट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हो। मान लो उस फीमेल में ओवा तो बन रहे हैं पर ओवा रिलीज नहीं हो पा रहे, तो उसको ओवा को हम निकालेंगे, उसकी फैलोपियन ट्यूब में डाल देंगे, ठीक है, तो नेचुरली स्पर्म जाएंगे, ओवा को फर्टिलाइज कर देंगे। एक तरीका तो ये है, इसी को बोलते हैं गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर ओनली फॉर फीमेल। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मेल, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन मेल, पर इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन यूट्रस, और एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वजाइना। कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, मैं सच कह रहा हूं, सारे क्वेश्चन को कवर कर देगा ये फ्लो डायग्राम। अगर समझ में आ जाए तो मजा आ जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर होता है बेटा? खुश हो जाओगे, सर खत्म तो हुआ, ठीक है। तो थैंक यू।